सभी को नमस्कार। इस लेक्चर में 70 बीपीएससी मेंस फाउंडेशन विथ डेली अनफैटिंग बैच में जो भी 2-3 दिन में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री का कराया गया है उसमें मैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चन का और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन का मॉडर्न आंसर डिस्कस कर रहा हूं और जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई सारा कॉल मैसेज आता है हमारे टेलीग्राम पे कि शॉर्ट और आंसर को कैसे लिखा जाए, उसमें कैसे इंट्रोडक्शन पार्ट, कैसे बॉडी पार्ट, कैसे निष्कर्ष लिखा जाए, लॉन्ग को भी कैसे हैंडल किया जो नए हैं। तो ये लेक्चर उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा जो कि पहली बार मेंस आंसरिंग कर रहे हैं। तो मैं कुछ एक दो क्वेश्चन और कुछ उसका मैं मोरल आंसर हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके सामने लाया, उसको देख सकते हैं, ठीक ना। तो इसमें हिस्ट्री का खास करके 1857 क्रांति, कुछ पीजेंट मूवमेंट और जो है ना एक दो और क्वेश्चन मैं इसमें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो अगर आप मेंस आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहे हैं तो मेरा सलाह है कि कॉपी और पेन लेके बैठिए, क्वेश्चन को देखिए और मैं क्या क्या आपको बता जा रहा हूँ, कैसे टॉपर्स जो है आंसर लिखते हैं। इसमें जो भी मैं मॉडर्न पर डिस्कस किया हूँ, ये 68 बीपीएससी मेंस में जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं, जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं, उन्हीं के द्वारा लिखा गया हिंदी इंग्लिश में ये क्या है आपका कॉपी है। और हमारे यहाँ जो भी प्रोग्राम चलता है, जो भी मॉडल पर तैयार किया जाता है, कोशिश किया जाता है कि जो ऑलरेडी सिलेक्टेड बीपीएससी में है वही आंसर को तैयार करें, चाहे निबंध हो, ऐसे के लिए मैं स्पेशली यूपीएससी के 3-4 कैंडिडेट को जो मेंस इंटरव्यू दे चुके हैं वो ऐसे तैयार करते हैं हिंदी एंड इंग्लिश में। जीएस में भी ऐसे ही लोगों को मैं अपने टीम में रखा हूँ ताकि चीज़ें बेहतर हो सके। कंटेंट के लेवल पर कोई कंप्रोमाइज़ यहाँ नहीं किया जाता है, तो मैं ये भी आपके सामने डिस्कस करूँगा, ठीक ना। तो आइए इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। देखिए कुछ चीज़ें बेसिक बातें आप मेंस आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग आप देख लीजिए जिससे कि इनको नहीं पता है। देखिए पहली बात तो ये कि जो शॉर्ट क्वेश्चन बीपीएससी पूछ रहा है 68 पे लिखने के लिए जिस पर फर्स्ट और सेकेंड में, जैसे एक क्वेश्चन पूछ देता है, कभी टॉपिक देता है मुंडा विद्रोह। अब इसको शॉर्ट नोट में लिखना, अगर मुंडा विद्रोह पे कोई लिखने बैठेगा तो वो 5000 वर्ड भी लिख सकता है, 10,000 वर्ड भी लिख सकता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये है कि आपको इसको न 4 मिनट में लिखना है। कितना वर्ड लिखेंगे? 120, 130, 150। तो पहली बात ये समझिए कि आपको जीएस पर फर्स्ट हो या सेकेंड हो, टोटल 8 क्वेश्चन लिखना होता है। आपके पास समय कितना? 180 मिनट ही ना। 180 को 8 से डिवाइड करेंगे तो मुश्किल से आपको 22 मिनट आपको आंसर लिखने का एक आंसर मिलता है। उसमें भी देखिए जब 22 मिनट मोटा मोटी एक क्वेश्चन को लिखने के लिए मिलता है, उसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन में तो एक ही क्वेश्चन में तो 5 क्वेश्चन रहता है। इसका मतलब कि 22 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखने के आपको 4 से लेके 4.5 मिनट मिलेगा ना। उसी में आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है, फ्रेम भी करना है, फिर सोच के लिखना भी है। तो अगर आपकी स्पीड 1 मिनट में मान लेते हैं कि 30 वर्ड लिखते हैं, मोटा मोटी मान लेते हैं 25 वर्ड लिखते हैं, अगर 30 वर्ड लिखेंगे तो 4 मिनट में गुना 4 कीजिए, 120 वर्ड लिखेंगे, 30 150 वर्ड लिखेंगे। इसलिए शॉर्ट आंसर में आपकी रणनीति ये होनी चाहिए। देखिए आपको बीपीएससी शॉर्ट आंसर के लिए 2 पेज देती है, 1 पेज हो गया और ये आपको ये 2 पेज हो गया, तो 2 पेज मैक्सिमम मिलता है। आपके पास टाइम कितना है? 4 मिनट है। तो इसमें आप मैक्सिमम आप 150 शब्द तक लिख सकते हैं अगर बहुत स्पीड लिखिएगा तो, ठीक ना। तो कोशिश करें कि 120, 130, 140, 150 ऐसे रेंज में आपका ये लॉन्ग शॉर्ट आंसर खत्म हो जाए। और 2 पेज से अधिक में प्रैक्टिस मत कीजिएगा क्योंकि बीपीएससी में एक्स्ट्रा पेज अब नहीं मिलता है 68 से कॉपी पर, वहीं क्वेश्चन लिखा रहता है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए लिखने का? देखिए वहाँ 5 पेज मिलता है, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, यहाँ क्वेश्चन होगा। तो अब आपको 5 पेज में लिखना है और एक क्वेश्चन के लिए आपको 22 मिनट मिलता है। आपको क्वेश्चन को पढ़ना भी, समझना भी, 21 मिनट लिखने के लिए मिलेगा। अगर आप 20-25 वर्ड पर मिनट लिखिएगा, सोच को उतना नहीं लिख पाए, लेकिन हाँ आप कितना 400, 450 शब्द तक जाएंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वर्ड लिमिट देखिए, जैसे बीपीएससी से कोई वर्ड लिमिट लिखता नहीं है तो पेज ही एक तरह का आपके लिमिट हो गया, 5 पेज मिलता है मैक्सिमम। अगर एक पेज में अगर आप 100 वर्ड लिखेंगे तो कितना? मैक्सिमम 500 वर्ड लिख पाएंगे। तो 400, 450 इनफ है एक लॉन्ग क्वेश्चन के, इतना वर्ड। तो इतना आपका वर्ड लिमिट मान लें। मेनली देखिए सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी मेंस एग्जाम तभी आप क्वालिफाइंग करेंगे, क्वालिफाई जब आपके पास कौन सा मैनेजमेंट हो,
टाइम मैनेजमेंट। अगर एक क्वेश्चन अगर मान ली लॉन्ग लिख रहे हैं और उसको आधे घंटे या 35 मिनट आप उसमें बर्बाद कर दिया तो पक्का है कि लास्ट 2 क्वेश्चन आपका छूटेगा, आपका मैथ्स क्लियर नहीं हुआ। ये खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट मैथ्स में बहुत बड़ी चीज़। नॉलेज तो ठीक है हो ही जाएगा, लेकिन हम टाइम में और लिखने का स्पीड आपको तगड़ा करना पड़ेगा। तो शॉर्ट लॉन्ग कितने पेज कितने वर्ड में, ये समस्या आपका अब समाधान हो गया होगा। अब आइए मैं डायरेक्ट आपको मॉडल आंसर ही दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आपको मैं संथाल विद्रोह है, संथाल अपराइजिंग है, शॉर्ट नोट लिखना है। इसमें क्या क्या शामिल करेंगे, 2-3 लाइन में इंट्रोडक्शन शामिल करेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे इसके फ्लो चार्ट में लिखेंगे काउज, 1-2-3 काउज लिखेंगे। फिर इसका क्या आउटकम या परिणाम रहा, इसका क्या इंपॉर्टेंस रहा, अगर हो सके तो 1-2 कमी अंतिम में पॉजिटिव वे में रहते हुए आंसर को लिखने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो शॉर्ट आंसर जब भी कभी लिखा है तो मैं यहाँ लिख दिया हूँ 2 लाइन में मैक्सिमम भूमिका लिख दें या डायरेक्टली आंसर ही शुरू कर दें। बॉडी पार्ट लिखा है, इसमें कारण नेचर परिणाम लिखा है और 2 लाइन में निष्कर्ष भी लिख कर आंसर को खत्म। ये देखिए गुलाब साहब परवीन 68 की जो सिलेक्टेड है वही उन्हीं का एक कॉपी है। देखिए वो कैसे लिखती हैं, ये मॉडल नंबर तैयार की है। देखिए यहाँ पे आप देखिए संथाल विद्रोह डाली है, ये यहाँ पे थोड़ा बहुत 2-3 लाइन में इनका लिखने की स्पीड बहुत अच्छा है, इसलिए ऐसा लिख पाई हैं फास्ट में। देखिए ऐसे करके आप जनजाति आंदोलन में 1-55-56 में हुए संथाल विद्रोह सख्त जनजाति विद्रोह था, ये मधुकर, ठीक ना। और कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक में नॉर्थ और हिस्ट्री इंडिया में संथाल को एक सख्त जनकांत तरीका, ऐसे करके स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए इन्होंने एक अच्छा काम क्या किया, मैप बना दिया, प्रभाव क्षेत्र दिखा दिया। फिर यहाँ पे कुछ जो उनके नेता का नाम लिख दिए, प्रभाव क्षेत्र फ्लो चार्ट में लिख दिए। और फिर देखिए यहाँ विद्रोह के क्या कारण थे, ऐसे करके ले या राजनीतिक सामाजिक तत्कालिक आर्थिक और धार्मिक लिख दिया उन्होंने। फिर यहाँ कुछ स्वरूप भी दिखा दिया क्योंकि उनके पास लिखने का स्पीड, स्वरूप दिखा दी, ठीक ना। बाकी यहाँ विद्रोह की सफलता या असफलता कुछ पॉइंट परिणाम भी लिख दिया। और अंतिम में यहाँ का निष्कर्ष इनका कुछ 3-4 लाइन में हो गया या ज़्यादा लाइन में, आप 2 लाइन में निष्कर्ष लिखकर खत्म कर सकते हैं। अगर आप इसमें चूंकि ये मॉडल आंसर होता है इसमें कुछ ज़्यादा वर्ड आपको दिख रहा होगा, लेकिन हाँ जब भी कभी आप आंसर लिखें 4 मिनट में तो आप कोशिश करें यहाँ पे 2 लाइन यहाँ आ जाए। बाकी ये मैप आना ही चाहिए, ये इस तरह के कारण का फ्लो चार्ट आना ही चाहिए, नेचर का यहाँ ऐसा फ्लो चार्ट आना चाहिए। विद्रोह को असफलता के 1-2 पॉइंट लिख सकते हैं, बाकी अंतिम में परिणाम लिखते हुए ये ऐसे फ्लो चार्ट में ही, और यहाँ 2 लाइन ये निष्कर्ष। तो इतना अगर लिख देंगे तो आपको आराम से 4-5 5.5 नंबर तक भी शॉर्ट में मिल जाएगा। जिनका इंग्लिश मीडियम आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सेम टू सेम देखिए आपको इंग्लिश मीडियम का कॉपी दिख जाएगा जो कि मैं ये मॉडल आंसर प्रोवाइड कराता हूँ। देखिए सिंपल यहाँ से आप 1 लाइन में 2 लाइन में भूमिका लिख दें, ठीक ना, ऐसे करके आप मैप में दिखा दें। बाकी यहाँ काउज में देखिए 1 काउज 2 काउज, मतलब कि ऐसे करके फ्लो चार्ट में एकदम लिख सकते हैं। बाकी क्या फॉर्म ऑफ रिवोल्ट था, इसका क्या कंसिक्वेंस पड़ा, क्या रीजन था फेल्योर का। और यहाँ पे जो कि यहाँ ज़्यादा आपको निष्कर्ष में 3-4 लाइन दिख रहा होगा 5, लेकिन हाँ आप 2 लाइन में कोशिश करें, प्रैक्टिस से होता है। तो ऐसे करके देखिए अगर चूँकि 2 पेज में ये आंसर आराम से आ गया, और ये सब इतना अच्छा कंटेंट के साथ कब लिख पाएंगे, जब आप करेंगे प्रैक्टिस, और वही प्रैक्टिस आपको यहाँ पे कराया जा रहा है। ये क्वेश्चन का दूसरा देखिए आपका अगर जो मुंडा, चूँकि देखिए मैं जानबूझ के ये आपका हैंड रिटन नोट्स हैंड मॉडल नंबर दिखा रहा हूँ, क्योंकि देखिए टाइपिंग क्या वो एक ही पेज में आ जाता है, आधा पेज में ही आ जाता है। एक्चुअल जो आपको लिखना तो आंसर कॉपी पर ही है ना, इसलिए आप मैं हमेशा सलाह देता हूँ कि हैंड रिटन मॉडल आंसर आप लोग पढ़िए। 67th में मैं जो भी मैं बैच चला था सबको मैं हैंड रिटन मॉडल आंसर दिया था, उसमें काफ़ी बच्चे सिलेक्ट हुए थे। 68 में मैं किया क्योंकि लोगों का डिमांड होता है कि नहीं हमको प्रिंटेड नोट्स, इसे में प्रिंट हमको मजबूरी में करना पड़ जाता है। लेकिन हाँ हैंड रिटन मॉडल आंसर देखने से आपको आइडिया पता चलता है कितना किसमें कितना वर्ड आ रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपका जो है ना ये मुंडा विद्रोह का देख लीजिए, वही 2 लाइन में यहाँ भूमिका लिख दीजिए, ठीक ना। फिर यहाँ कारण में आर्थिक सामाजिक आर्थिक जो भी घटनाक्रम, फर्स्ट फेज सेकंड फेज आपका थर्ड फेज में जैसे होता है ये शॉर्ट में लिख सकते हैं। बाकी इसका ऐसे करके इंपॉर्टेंस यहाँ कमियाँ लिख दीजिए। ये सब ऐसे फॉर्मेट में आपको जो है ना आंसर लिखना पड़ेगा, तभी अच्छा मार्क्स गेन कर पाएंगे। फिर यहाँ देखिए सेम टू सेम आप इंग्लिश में ऐसे करके लिख सकते हैं। स्टार्टिंग में यहाँ दिखा दीजिए, ठीक है, बिरसा मुंडा। फिर यहाँ मैप में दिखा दीजिए, फिर काउज में फ्लो चार्ट बनाइए, फिर यहाँ तीनों फेज को दिखा दिया गया, और अंतिम में क्या इसका परिणाम था ये लिख के आंसर को ख़त्म किया गया। ऐसे कर सकते हैं। बाकी अगर चंपारण अगर सत्याग्रह आपसे क्वेश्चन पूछ दे, देखिए चंपारण के बारे में यहाँ 2-3 लाइन में भूमिका में, इसको वीडियो पॉज कर लीजिए तो भूमिका में 2 लाइन लिख सकते हैं। फिर यहाँ के देखिए कारणों में यहाँ 1 2 3 4 कारण दिखा गया, यहाँ मैप दिखा दीजिए। बाकी
क्या क्या इसका जो इस चंपारण का क्या परिणाम था दिखा दिया, अंत में निष्कर्ष लिख दीजिए। बाकी वही करके यहाँ पे इंग्लिश में भी मैप में क्या काउज था, जितना फ्लो चार्ट डायग्राम आप बनाएंगे अपने आंसर में ना, उतना आपके लिए क्या होगा, अच्छा होगा। इसमें देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये मैं दिया था डे 3 में, जब 1857 क्रांति का टॉपिक चल रहा था कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज नैदर फर्स्ट नॉट नेशनल नॉट ए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसको आपको बताना था। 57 का विद्रोह ना तो पहला था, ना राष्ट्रीय था, ना स्वतंत्रता संग्राम, विस्तार से बताइए, ठीक ना। ये देखिए क्वेश्चन काफ़ी बहुत लोग इसको छोड़ देते हैं, जबकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। और ये 1857 क्रांति का जो नेचर है, जो स्वरूप है, उसको लेकर ये क्वेश्चन है। तो इसको देखिए कैसे, मैं इसका मेनली आपको दिखाता हूँ मॉडर्न आंसर। मॉडर्न आंसर में दिखाने से पहले मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि आखिर इसमें क्या क्या क्वेश्चन का डिमांड क्या क्या लिखना आपको, क्योंकि कई जब मैं क्वेश्चन दिया तो बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत आंसर लिख दिया। सिंपल क्या क्या पूरा कारण परिणाम सब कुछ लिख दे, जबकि सब कुछ कथा कहानी इसमें नहीं लिखना है। इसमें सिंपल आपको एक मोटा मोटी इंट्रोडक्शन भूमिका की कॉमनली नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसको कहा जाता है। रिवोल्ट के कारण को लेके कोई विवाद नहीं, चाहे हिस्टोरियन में इसका कारण क्या है, इस रिवोल्ट का क्या परिणाम रहा, इसको लेके कहीं किसी स्कॉलर किसी हिस्टोरियन में कोई विवाद नहीं है। बट लैक ऑफ एविडेंस, प्रमाण के अभाव में इसके स्वरूप या नेचर को लेके इंडियन एंड ब्रिटिश हिस्टोरियन या सर्टेन स्कॉलर में हमको मतभेद दिखाई पड़ता है। इसी में एक आर.सी. मजूमदार जी का कथन है, स्टेटमेंट ये है कि ना तो पहला, ना तो राष्ट्रीय, ना तो स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक ना। अब ये जो आर.सी. मजूमदार जी तर्क देते हैं ना ही फर्स्ट था, वो ऐसा कहते हैं कि ये नॉट द फर्स्ट, क्योंकि वेरियस लोकल अपराइजिंग इसके पहले ऑलरेडी इंडिया में हो चुका था, चाहे वो संथाल हो या वेल्योर म्यूटिनिटी हो, ये ऑलरेडी हो चुका है और ये भी छोटे छोटे लेवल पे हो चुका है। इसका मतलब ये पहला नहीं है, ठीक ना। नॉट नेशनल, ना ही राष्ट्रीय, मतलब कोई बड़ा लीडरशिप गांधी जी ऐसा तो वहाँ दिखाई नहीं। हाँ, सिंबॉलिक है मात्र, कौन, जो जफर, जो उस समय के मुगल शासक जो है, ठीक ना। और डिफरेंट सबका इंटरेस्ट है। झांसी की रानी अपने लिए लड़ रही है, वीर कुंवर सिंह अपने लिए, या नाना साहब अपने, तो ऐसे करके। बाकी जोग्राफिकल लिमिटेशन भी तो है, पूरे देश में तो नहीं फैला है जिसको हम नेशनल घोषित कर देंगे। ये ऐसा आर.सी. मजूमदार जी तर्क देते हैं। फिर नॉट ए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ना ही स्वतंत्रता संघर्ष, मतलब ये है कि ये लोग जो है ना पुरानी जो भी लड़ाई लड़ रहे जमींदार या राजा महाराजा, ये पुराने शासक को फिर से रिस्टोर करना चाहते थे और कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी इन लोगों के पास नहीं था। तो ये तर्क देते हैं कौन, आर.सी. मजूमदार। लेकिन क्या इतना से आंसर कंप्लीट होगा, नहीं होगा। तो अब आप इसमें ये लिखिए कि ठीक है, आर.सी. मजूमदार जी का तर्क अपनी जगह है, नो डाउट है, लेकिन इतनी बड़ी क्रांति जो है ना, इसके पहले भारत में हमको देखने को नहीं मिलती। हाँ, भले ही ठीक है इसका एरिया नॉर्थ और मिडिल इंडिया था, लेकिन लाखों लाख किसान, मजदूर, दस्तकार सब लोग तो भाग लिया, ठीक ना, इतने बड़े लेवल पे भाग लिया। और अगर हम इसको नेशनल कैसे नहीं कहेंगे, आप इसमें एक तर्क दीजिए। आज अगर कोई पार्टी लोकसभा में अगर 6% अगर वोट ला लेती, इसको हम नेशनल पार्टी का दर्जा देता है। लेकिन इस मूवमेंट में तो लोगों की भागीदारी 6% से उस समय की जनसंख्या से तो ज़्यादा ही था, तो इसको नेशनल क्यों नहीं, उसके समकक्ष हम क्यों नहीं खड़ा करेंगे, ठीक ना। तो ऐसा, और रोटी कमल का निशान भी है, ठीक है, सिंबॉलिक रूप में बहादुर शाह जफर थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो नेता तो थे। और ऐसे कई सारे भी वर्तमान के साक्ष्य मिले हैं, चाहे कई सारे से स्वतंत्र किसान भाग लिया, कई दस्तकार ने भाग लिया, और कई राजा महाराजा जो कहीं ना कहीं आज़ादी चाहते थे। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ठीक है, मजूमदार जी का जो भी कथन, लेकिन ये विद्रोह बाकी अन्य जो रिवोल्ट पे जो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के लिए है, जिसकी लो आज भी या स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी जगमगाती रही। ऐसे करके आपको आंसर क्या करना है, ख़त्म करना है। अब देखिए इसका मैं मॉडल दिखा दूँ लाइन बाय लाइन कैसे लिखना है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो कि मैं पहले बताया, उसको यहाँ थोड़ा सा भूमिका आप अलग है, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे करके कि 57 का विद्रोह नागरिक विद्रोह, सैनिक विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। यह ब्रिटिश के प्रति एक विरोध था, जिसकी शुरुआत तो सैन्य छावनी से हुई, लेकिन जिसका अंत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति से हुई, ठीक है। यहाँ देखिए लाइन बड़ा अच्छा यहाँ लिखा गया।
विभिन्न विचारकों या इतिहासकारों ने 57 के विद्रोह के संदर्भ में अपनी अलग अलग राय रखी है। सावरकर जी ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना है, तो वहीं आर.सी. मजूमदार ने इसे ना तो प्रथम, ना राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम माना है। तो अब ये से करके देखिए भूमिका में इतना देखिए, मैं जब भी कभी बताता हूँ, मेरा कोई भी अगर मेंस का अगर लेक्चर देखेंगे तो मैं सबसे पहली बात इंट्रोडक्शन पे फोकस करता हूँ, क्योंकि लोगों को यही लिखने नहीं आ रहा है। आप यहाँ पे सीखिए कैसे आखिर इस भूमिका को लिखा गया है। अब यहाँ चूंकि हर एक पॉइंट को डील करना है, ऐसा क्यों, ना तो प्रथम क्यों नहीं, तर्क दीजिए। इसके पहले वेल्लोर में फैनी विद्रोह हो चुका था, कित्तूर की रांचीनामा का विद्रोह हो चुका था, पालीगाड़ विद्रोह हो चुका था, फन्याफीफाई विद्रोह हो चुका था, संथाल हो चुका था, इसलिए ये पहला नहीं है। ना ही नेशनल क्यों नहीं, अखिल भारतीय स्तर पर तो नहीं हुआ, इसकी तीव्रता पूरे भारत में नहीं थी, ठीक ना, सभी वर्गों का योगदान नहीं था। मद्रास गोरखा सिख सैनिक के साथ अलग, वो ब्रिटिश के साथ थे, जोधपुर राजा ने जमींदार सरकार के साथ दिया, शिक्षित वर्ग भी कहीं ना कहीं तटस्थ रहा, तो ये दिखा सकते मतलब अलग रहा। ना ही स्वतंत्रता संग्राम, मतलब कि इसका लक्ष्य था पुरातन व्यवस्था स्थापित करना, पहले वाला ही, ठीक ना, सभी जमींदार असंतुष्ट शासन अपनी जमींदारी राजपाट हासिल करने के लिए लड़ रहे थे, विद्रोह में संगठनात्मक ढांचे की काफ़ी कमी थी। तो ये उनका तर्क है आर.सी. मजूमदार जी का। अब आगे इसके ना तो प्रथम, ना राष्ट्र, ना, इसके विपक्ष में आप तर्क थोड़ा सा दे सकते हैं। इसका उद्देश्य अंग्रेजों को हिंसात्मक तरीके से भगाना ही तो था, कहीं न कहीं स्वतंत्रता पाना था। व्यापक, ये व्यापक है, सामाजिक बेस था, किसान सैनिक व असंतुष्ट शासक जमींदार सब लड़ रहे थे। पहली बार क्षेत्रीयता की सीमा टूटी, बड़े भूभाग पर ये कहीं ना कहीं रिवोल्ट आपका हो रहा है। विद्रोह में कई बार सफलता भी मिलना, जैसे कि कई जगह पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना हुई, वीर कुंवर सिंह आराम कर रहे हैं। नीतियों के लेवल पे आमूल चूल परिवर्तन, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी से करों का शासन, ठीक ना, गोद निषेध नीति का त्याग, शासन के विस्तार पर मतलब कि जब विद्रोह खत्म हो गया तो ब्रिटिश को अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ रही ना। अगर बड़ा विद्रोह नहीं होता तो नहीं करता ना। राष्ट्र चेतना का विकास यहाँ से होना शुरू हो गया। इसने स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया, जैसे कि रानी झांसी रेजिमेंट आगे जाके ये बना, या गदर मूवमेंट हुआ। तो कहीं ना कहीं ये सब में 57 की क्रांति में जो चीज़ें होती, ये लोग यहाँ से प्रेरणा हासिल कर रहे थे। तो कहने मतलब ये है कि स्वतंत्रता आंदोलन राष्ट्र चेतना के विकास में 57 का विद्रोह ने महत्वपूर्ण रोल निभाया। इसने क्षेत्रीय सीमा को तोड़कर पूरे भारत को कहीं ना कहीं इकट्ठा करने का काम किए। अगर भारतीय शासक साथ ना देते तो ये तूफान हमें उड़ा ले जाते, कौन, कैनिंग का कथन है। तो कहने का मतलब ये है, एक बड़े विद्रोह या बड़े राष्ट्र मूवमेंट की ओर कहीं ना इसको समकक्ष रखा जा सकता है। या यहाँ पे आप एक लिख सकते हो भाई 6% लोकसभा पार्टी सीट का, तो वो भी आपके एक आर्गूमेंट यहाँ काम आ सकता है। तो इस तरह से अगर आप आंसर को सारे पॉइंट को पॉइंट वाइज हर एक चीज़ को डील कर दीजिएगा, आपको नंबर लॉन्ग में भी अच्छा खासा मिल जाएगा। तो अभी इस लेक्चर में इतना ही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तक मेंस प्रोग्राम में 3-4 दिन का प्रोग्राम हो चुका। इसमें एक और क्वेश्चन यहाँ देखिए दिया था, ये 57 की क्रांति से एक क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा यहाँ मिल रहा होगा। मैं इसको आगे आने वाले समय में सब लेक्चर को डिस्कस करूँ। एक क्वेश्चन दिया था यहाँ यूसीसी के बारे में कि एग्जामाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एंड सोशियो कल्चर इम्प्लीकेशन ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ए यूसीसी इन इंडिया, डिस्कस द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी एसोसिएट विथ यूसीसी एंड सजेस्ट ए बैलेंस अप्रोच फॉर द इस इम्प्लीमेंटेशन। इसको भी मैं अलग से एक यूसीसी का जब लेक्चर लूँगा पूरा डिटेल में कैसे आंसर को लिखा है, हालांकि मैं अपने ग्रुप में बता चुका, लेकिन इसको मैं अलग से यूट्यूब पर वीडियो ले लूँगा। बाकी और भी कई सारा क्वेश्चन इसमें चंपारण का लॉन्ग क्वेश्चन है, 69 या 68 में जो क्वेश्चन पूछा ये वाला है कि चंपारण नील आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इसके क्या प्रभाव पड़ा है। तो कहने का मतलब ये, इसमें देखिए आपको 50-50% लिखना पड़ेगा। इस चंपारण के बारे में भूमिका थोड़ा सा, इसका क्या कारण था, क्या परिणाम रहा, वो चर्चा करेंगे, ठीक ना। फिर यहाँ चूँकि मूल्यांकन 1-2 बार निगेटिव भी लिख सकते हैं। स्वतंत्रता संघर्ष पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इसमें लॉन्ग टर्म क्या प्रभाव पड़ा, शॉर्ट टर्म क्या प्रभाव पड़ा, चाहे फतह अहिंसा का प्रयोग हो, गांधी जी का आगमन हो, पहली बार सोविन अवज्ञा हो, नेशनल लेवल पे किसानों के मुद्दे को उठाने की बात हो, ये कहीं ना कहीं इसके प्रभाव को क्या करना था, आपको दिखाना था, ठीक है। बाकी इसका मैं अलग फिर लेक्चर लूँगा।
यूट्यूब पर, ठीक ना। तो ये है, तो आप ऐसे कई सारे छोटे छोटे लेक्चर मेरा यूट्यूब पर आपको मैथ्स जीएस को लेके भी आएगा। करंट अफेयर्स का तो आ ही रहा है, डीआई का तो आ ही रहा है, आप उसका भी फ़ायदा उठावें, ठीक ना। बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं आगे उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।